हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेरणा आईसीएस मेंस पेपर 4 पार्ट 1 जनरल साइंस सीरीज में आज हमको जो चैप्टर देखना है वो है चैप्टर 4 महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है ना, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक्स कंपाउंड। इसमें जो हमको मूल रूप से पढ़ना है वो है कार्बन के कुछ यौगिकों के बारे में। हमको पता है कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है ना, एटॉमिक नंबर, वो कितना है? 6 है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि कार्बन के जो बाहरी कोश है, मतलब ऐसा अगर अष्टक बनाएं तो 2 8 8 ऐसे बनाते चलते हैं, लेकिन चूंकि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 6 है। तो इसमें अगर देखे जाएं तो नियमतः जिसके जो संयोजी कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन का साझा, मतलब अष्टक को अपना 8 जो संयोजी कक्ष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो अंतिम कोश में या संयोजी कोश में जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, उसके साथ में अष्टक पूर्ण करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए क्या है, बाकी तत्वों से क्या करेगा? बंध बनाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हमको बेसिकली पढ़ना है वो है आपका CH4। ठीक, जिसको क्या बोलते हैं? एथेन ग्रुप। ठीक है, सॉरी, एल्केन ग्रुप के बारे में हमको पढ़ना है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कार्बन है उसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है? 4 हाइड्रोजन, ठीक, इस तरीके से ये बॉन्ड बनाता है ना। हमको पता है कि हाइड्रोजन को जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है, परमाणु संख्या कितना है? 1 है, और इसका 6 होता है। तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ में बंध बना करके CH4 बनाता है। बाद में फिर इसी CH4 में से किसी, मतलब एक हाइड्रोजन को विस्थापित किया जाता है, किससे? हाइड्रोक्सिल आयन से। ठीक है, तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट जो हमको मिलता है क्या होता है? ये CH3OH, इसी को एल्केन कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये CH3 है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? R से। और ये जो OH है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? जो मतलब जो ओवरऑल देखा जाए तो ये ROH किसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं? एल्कोहल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस चैप्टर में हमको 2 तरीके के एल्कोहल, कौन कौन सा? एथेनॉल है ना, और मेथेनॉल, और फिर जो आखिरी होगा हमारा क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमको पढ़ना है। तो होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना। ये बेसिक जानकारी थी जो मुझे लगी कि आपको बता देना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो आधुनिक आवर्त सारणी के 14वें वर्ग में, है ना, 14th उसमें, ठीक, आवर्त का सदस्य कार्बन अपने विलक्षित गुणों के कारण न केवल रासायनिक जगत में अपितु पूरी पृथ्वी में एक विशिष्ट स्थान रखता है। जीवधारियों के शरीर से लेकर हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सभी वस्तुओं के निर्माण में प्रायः कार्बन क्या होता है? महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो बहुत ही शीघ्रता से अन्य तत्वों के साथ आबंध आबंध या बॉन्ड या बंध बनाकर मित्रता स्थापित कर लेता है। यह हाइड्रोजन के साथ बंध तो बनाता ही है, साथ ही अन्य तत्व जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ भी शीघ्रता से मित्रता कर लेता है। ठीक है, तो आगे क्या है कि ये तत्व हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में, है ना, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। कार्बन के साथ स्थापित ये परमाणु अपने विशिष्ट गुणों के द्वारा एक अलग पहचान बनाते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो R है ना, क्या था? ये CH3 था। इसके साथ में ये जो OH हम जोड़े, हाइड्रोक्सिल जोड़े हैं, तो इसको कंप्लीट क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। तो ये R के साथ में है ना, ये एल्किल ग्रुप के साथ में ये जो प्रतिस्थापी समूह है, इसी के आधार पर क्या होगा कि जो कार्बनिक यौगिक है उनका नामकरण किया जाएगा, है ना। तो ये जो OH है इसको क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, तो ये R तो आपका एल्किल समूह हो गया, और ये जो OH है इसको क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कार्बनिक यौगिक 2 भाग से बने होते हैं, एक तो आपका एल्किल समूह और दूसरा क्रियात्मक समूह। देखो, जब मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जो कार्बन है, कार्बन का जो परमाणु संख्या है कितना? 6 है।
इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तभी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। तो ये जो पूरा होता है कैसे पूरा होता है कि देखो, जैसे ये कार्बन है ना, ये कार्बन को हम लोग ऐसा एक सर्कल के रूप में कार्बन परमाणु को दिखाते हैं। इसमें अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 ये 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 8 होने चाहिए। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन जिसकी परमाणु संख्या 1 है उसके साथ में ये क्या कर लेता है, ऐसा बॉन्ड बना लेता है इस तरीके से। तो ये क्या हो जाता है, इसके 4 हाइड्रोजन इधर से जुड़ जाते हैं, है ना। जैसे ये हाइड्रोजन के पास भी अपना एक होता है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कार्बन भी सेटिस्फाई हो जाता है और हाइड्रोजन भी संतुष्ट हो जाता है। क्लियर है। अब इसी में से एक हाइड्रोजन को अलग अलग ग्रुप द्वारा क्या होता है, विस्थापित किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर हैलोजन यूज कर रहे हैं, हैलोजन में क्या जाएंगे, क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, तो ये हाइलाइट ग्रुप कहलाएगा। अगर हाइड्रोक्सिल OH से अगर इसको प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो ये एल्कोहल ग्रुप हो जाता है। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग ग्रुप के साथ में ऐड करके हमको कुछ बेसिक यौगिक्स के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ एल्केन ग्रुप्स दिए हुए हैं ना, मेथेन, एथेन। अगर इसको देखें एल्केन का अगर बेसिक फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होता है, CnH2n+1, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, एल्केन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, CnH2n+1, जहां पे n क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या है, ठीक है। तो जैसे अगर मेथेनॉल को देखें तो मेथेनॉल क्या होता है, CH3OH होता है। तो यहाँ पे n कितना है, 1 है, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या जाएगा, CH2n मतलब ये हो जाएगा 3 और आखिरी में क्या हो जाता है, OH, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक फॉर्मूला किसका, मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह दिए हुए हैं, है ना। जो ये एक लाइन यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, तो ये क्या बता रहा है कि इसमें एक क्रियात्मक समूह जोड़ा जा सकता है, ठीक है, जिसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा और क्या बनाएगा, संबंधित यौगिक का निर्माण करेगा, ठीक। तो ये कुछ क्रियात्मक समूह के उदाहरण भी दिए हुए हैं यहाँ पर। जैसे ये क्या हो जाएंगे, हैलोजन तत्व हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो इस तरीके से ये ऐड होते हैं किसको, एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके। क्लियर है। अब ऑक्सीजन ग्रुप हो, जैसे एल्कोहल बताया था मैं, ROH होता है। एल्डिहाइड में क्या जुड़ जाएगा, RCHO। देख रहे हैं कार्बन की संयोजकता 4 है, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, एक एल्किल ग्रुप से और 2 किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो जिसका बाहरी कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किससे करता है, कार्बन से। वैसे ही हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कार्बन से करेगा और एल्किल ग्रुप में भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किससे जाता है, कार्बन से हो जाता है, ठीक है। तो इसका बेसिक फॉर्मूला एल्डिहाइड का क्या होगा, RCHO। कीटोन को अगर देखें तो इसमें 2 एल्किल ग्रुप हैं, दिख रहा है यहाँ पे R और यहाँ पे एक R, और क्या हो जाएगा, CO, ठीक है। वैसे ही ईथर में भी 2 एल्किल ग्रुप हैं, बीच में ये ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण हैं। अगर कभी एग्जाम में 2 मार्क्स में जैसे होता है ना, 2 मार्क्स 30 शब्दों में अगर क्वेश्चन पूछ ले तो ये याद रखा जा सकता है, ठीक है। सिलेबस का पार्ट है तो मेरे हिसाब से ये जरूरी है ना। अब चलिए सबसे पहला जो हम लोग को देखना है वो क्या देखना है, एल्कोहल, ठीक। एल्कोहल में आए तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोक्सिल द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होने वाला यौगिक क्या कहलाता है, एल्कोहल कहलाता है। मतलब जो ये CH4 था, इसमें से एक या एक से अधिक, मतलब जैसे ये C है, ये 4 हाइड्रोजन इधर ऐड होते हैं CH4 में, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन साझा करके। अब इनमें से अगर एक को हटा करके यहाँ पे OH जुड़ जाता है, यहाँ को हटा करके ये एक OH जुड़ जाता है, मतलब 2 हाइड्रोक्सिल भी जुड़ रहे हैं, एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल अगर जुड़ते हैं तो जो बनने वाला जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। जैसे ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, ROH C2H6 में C2H5 क्या, एथिल अल्कोहल, ठीक है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं, C2H5OH। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अल्कोहल के प्रकार हैं वो जितने OH जुड़ेंगे उसके आधार पे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक। अगर एक तो हाइड्रोक्सिल जुड़ रहा है तो वो मोनोहाइड्रिक कहलाएगा, जैसे क्या है, उदाहरण के लिए मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल।
एथिल एल्कोहल या एथेनॉल CH3OH C2H5OH। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे केवल एक ही हाइड्रोक्सिल आयन जुड़े हुए हैं। क्लियर है? तो ये क्या कहलाएंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएंगे। अगर है ना ये एल्किल ग्रुप से दो हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक OH ये है, एक OH ये है। अब कार्बन की संयोजकता कितनी थी? 4 थी। तो ये ऐसा ऐसा ये यहाँ पे एक एक इनसे हो जाएगा, फिर ये 3, फिर ये 1 2 3, है ना। तो यहाँ पे कितने जुड़ रहे हैं? 2 OH जुड़ रहे हैं, बाकी में क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनता है किसका? डाई हाइड्रिक एल्कोहल का। क्लियर है? इसके बाद में अगर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? ट्राईहाइड्रिक कहलाएंगे। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 1, ये 2 और ये 3 हाइड्रोक्सिल आयंस जुड़े हुए हैं। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एक मेथेनॉल एथेनॉल इसका मोनोहाइड्रिक का हो जाएगा, ग्लाइकॉल डाईहाइड्रिक का हो जाएगा, और ग्लिसरॉल किसका हो जाएगा? ट्राईहाइड्रिक का, है ना। नाम के साथ में बाजू में इनका केमिकल फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो उसको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस का निर्माण की विधि में हमको 3 पढ़ना था। कौन कौन सा? एक तो मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल पढ़ना है। उसके बाद एथेनॉल पढ़ना है। ठीक, एथेनॉल के बाद में क्या पढ़ना है हमको? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल हमको देखते चलना है। तो मेथेनॉल हमको पता है, ठीक है। उसका ये एथेनॉल, ये जो शराब बनती है इसी से बनती है, शराब से ही। शराब या पेट्रोलियम में इसी को मिलाया जाता है, पेट्रोलियम स्पिरिट, यही होता है एथेनॉल। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। इनके बनाने की प्रयोगशाला विधि, व्यापारिक विधि, उपयोग, गुण आदि के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा यौगिक है वो क्या हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल या फिर मेथेनॉल। इसका रासायनिक सूत्र ये होता है CH3OH, मतलब ये मोनोहाइड्रिक टाइप का है। कौन सा है? मोनोहाइड्रिक टाइप का एल्कोहल है। ठीक है, उसके बाद इसका IUPAC नाम क्या होगा? मेथेनॉल हो जाएगा। सामान्य सूत्र CnH2n+1OH हो जाएगा। ठीक है, प्रकार का दिया हुआ है, मोनोहाइड्रिक यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, प्रयोगशाला में जो मेथिल एल्कोहल है वो किससे बना था? मेथिल हाइलाइड, है ना, CH3Cl क्लोरीन, और यहाँ पे ये ब्रोमीन और आयोडीन। आपको ऊपर में एक चार्ट में बताया था कि ये तीनों क्या है? एक तरह के हाइड्रोजन तत्व हैं। यहाँ पे देखेंगे, ये है, तो ये हाइड्रोजन है। ठीक, तो इन्हीं से जो हाइड्रोजन है के यहाँ पे क्लोरीन, उसको विस्थापित करेंगे किससे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। देखिए CH3Cl है, इसकी क्रिया हो जाएगी KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये KCl पोटेशियम क्लोराइड बना देगा, और ये ROH मेथनॉल यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ये जो विधि है ये क्या है? रासायनिक विधि किसके लिए है? आपका प्रयोगशाला विधि मेथनॉल बनाने के लिए। अब इसके बाद औद्योगिक निर्माण करने के लिए, औद्योगिक निर्माण में क्या होता है कि लकड़ी का, ठीक है, लकड़ी का भंजक आसवन विधि द्वारा औद्योगिक स्तर पर क्या बनाया जाता है? मेथनॉल बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है भंजक आसवन, ये क्या होता है? तो भंजक आसवन का क्या मतलब है? लकड़ी को जलाएंगे वायु की अनुपस्थिति में, मतलब समझ रहे हैं, ये आग फ्लेम के साथ नहीं जलेगा, लौ के साथ नहीं जलेगा, वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी के टुकड़ों को गर्म किया जाता है। कितने डिग्री तक गर्म किया जाता है? 350 डिग्री तक गर्म करते हैं, है ना। तो गर्म करने के बाद में वो लकड़ी जो है वो अपघटित होकर के ये 4 तरह के पदार्थ छोड़ता है। एक तो गैस, लकड़ी का गैस निकलेगा, टार मतलब जो कहना चाहिए काजल जैसा काला काला, है ना, होता है, वो निकलेगा। और तीसरा क्या? कोयला बनेगा। इसके बाद एक चौथा जो बनता है ये पायरोलिग्नियस अम्ल, ये इंपॉर्टेंट है ना। हमको एथेनॉल बनाने के, सॉरी, मेथेनॉल बनाने के लिए ये पायरोलिग्नियस अम्ल ही चाहिए होता है। इस पायरोलिग्नियस अम्ल में हम क्या करेंगे? चूना पानी मिलाने के बाद में इसमें फिर से क्या करेंगे? आसवन करेंगे। ठीक है, अब आसवन देखिए क्या होता है कि जैसे मान लो, है ना, हम लोग समझ पहले देखते हैं ये आसवन होता क्या है ना, क्योंकि यहाँ पे भंजक आसवन शब्द इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद में आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रभाजी आसवन शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। तो जो मेथेनॉल बनाने की जो विधि है बेसिकली आसवन हो रहा है इस्तेमाल। तो समझिए आसवन क्या होता है। ठीक है, पहले आसवन देख लेते हैं क्या होता है। देखो, जैसे आसवन के लिए एक मैं आपको डायग्राम के साथ बताते चलता हूँ। जैसे ये एक स्टैंड हो जाएगा, स्टैंड, ये एक स्टैंड है। ठीक, स्टैंड के ऊपर में एक फ्लास्क रखा हुआ है इस तरीके से। ये यहाँ से एक पाइप चला जाएगा इस तरीके से, है ना।
सॉरी ये ज़्यादा मोटा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक क्या लगा देंगे, कंडेंसर लगा देंगे, जो कि क्या करेगा, शीतलक का काम करेगा। ये हो जाएगा क्या, शीतलक, शीतलक या कंडेंसर। यहाँ पे एक बर्नर लगा होगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, बर्नर। ठीक, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे दो अलग अलग तरह के जो तत्व हैं मिक्स्ड हैं। ठीक, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, है ना। दो अलग अलग ऐसे तत्व या ऐसे यौगिक को साथ में इनका मिक्सचर लिया गया है, जिनका क्वथनांक, क्वथनांक यानी कि क्या, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दोनों का अलग अलग है। अब देखो ये मिक्सचर है, मिक्सचर में दोनों को हमको, देखो क्या होता है किसी भी मिश्रण में, ऐसे दो पदार्थों का मिश्रण जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक अलग अलग है, उनको पृथक करने के लिए या अलग करने के लिए ये विधि अपनाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं, आसवन। इसमें दो पदार्थों को एक फ्लास्क में ले करके नीचे से गर्म किया जाता है बर्नर की सहायता से। ठीक है, जब गर्म करते हैं तो जिनका कहना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट है ना कम होता है, जिस पदार्थ का, उस मिश्रण में जिस पदार्थ का जो क्वथनांक है अगर वो कम है, वो पहले गर्म हो जाएगा। पहले गर्म होकर के क्या वो स्टीम या वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाष्प। ठीक है, वाष्प, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, वेपर, VAPOUR। उसका वेपर बन के वो इस पाइप से होकर के जाता है। यहाँ पे शीतलक या संघनित्र बोलना चाहिए या कंडेंसर बोलना चाहिए, वो लगा होता है जहाँ पे यहाँ से ठंडा पानी डालते हैं। ठीक, तो वो जो स्टीम होता है यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर से जो गैसियस स्टेट में है ना, जो गैस के अवस्था में है, वो फिर से द्रव अवस्था में आकर के यहाँ पे बूंद बूंद गिरने लगता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। तो ये जो पूरा सेटअप है ये कौन सा विधि कहलाता है, आसवन। इसी को क्या कहते हैं, आसवन कहते हैं। ठीक है, तो आसवन बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होता है, अगर दो यौगिक हैं जिनका मिश्रण लिया गया है और दोनों का अगर क्वथनांक में अंतर हो या बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, तो इस विधि से उनको पृथक किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो हम लोग पायरोलिग्नियस अम्ल मिला था हमको, है ना, और लकड़ी का भंजक आसवन करने के बाद में जो पायरोलिग्नियस अम्ल मिला था उसमें एसिटिक अम्ल, मेथिल एल्कोहल और एसीटोन, ये कुछ कुछ मात्रा में क्या होता है, पाया जाता है। फिर इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, पायरोलिग्नियस अम्ल में, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, चूने का पानी मिलाएंगे। चूने का पानी मिलाने के बाद में, है ना, चूने का पानी मिलाएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, उसके बाद में प्रभाजी आसवन द्वारा मेथिल एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि प्रयोगशाला में कैसे बनाते थे, CH3Cl का KOH के साथ में रिएक्शन कराने से क्या बनता है, KCl प्लस CH3OH हमको मिलता था। ये प्रयोगशाला में हाइलाइट के साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करा करके हम लोग प्राप्त कर रहे थे। और अगर औद्योगिक स्तर पे देखें तो औद्योगिक स्तर में हम लोग जो कास्ट या लकड़ी है, कास्ट का भंजक आसवन करेंगे। भंजक आसवन करने से हमको पायरोलिग्नियस अम्ल मिलेगा। पायरोलिग्नियस अम्ल के साथ में चूना मिला करके हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रभाजी आसवन करते हैं। प्रभाजी आसवन करने के बाद में हमको क्या मिलता है, मेथेनॉल मिलता है। ठीक है, ये क्लियर है। ये उसका सेटअप का डायग्राम है। यहाँ पे हम लोग लकड़ी को जमा के रखे हुए हैं, जिसको हम लोग वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे, है ना। और यहाँ पे हमको यहाँ से फ्लो आते हुए संघनित्र, ये कंडेंसर है, यहाँ से होकर के ये क्या हो जाएगा, हमको पायरोलिग्नियस अम्ल मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। अब पायरोल उसका मेथनॉल के भौतिक गुण की बात करें तो रंगहीन, गंधहीन होगा। देखो गंधहीन नहीं होगा, सॉरी, एल्कोहल है तो एल्कोहल का गंध आएगा इसमें से। ठीक है, ये अब जितने भी एल्कोहल है सबके सब जलनशील होते हैं। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये जितने भी एल्कोहल होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। ठीक, और क्या होते हैं, ये विलायक होते हैं। तो ये कॉमन गुण है, हम लोग जितने भी एल्कोहल पढ़ेंगे उसमें ये एल्कोहलिक गंध, ज्वलनशील और विलायक, ये तीनों को हम लोग कॉमन लेके चल सकते हैं। इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। चाहे मेथनॉल हो, चाहे एसिटिक एसिड हो, चाहे आपका एथेनॉल हो, तीनों के तीनों में ये चीज़ हम लोग कॉमन चाहे तो लिख के चल सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक गुण का ज़्यादा मसला नहीं है। अब रासायनिक गुण में आ जाए तो सबसे पहले इसका हम लोग क्रिया करें किससे, देखते चलेंगे ना। इसको याद रखना है, तीन चीज़ याद रखना है। एक तो क्या, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 याद रखेंगे, है ना, सोडियम याद रखेंगे, और एक आपको एसिटिक एसिड, हाँ एसिटिक एसिड दिया हुआ है। ठीक है, ये दो भी अगर बताएंगे केमिकल रिएक्शन के साथ में तो ये काफ़ी है। देखो अब सोडियम के साथ में क्रिया कर क्या बनाएगा, सोडियम मेथॉक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस
रिलीज करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में H2SO4 के साथ में 140 डिग्री ताप में गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा, डाई मेथिल ईथर। ईथर का हम लोग बताए थे क्या, ROR था, तो ये RCH3 ठीक है, ये देखो, और H2SO4 प्लस H2O निकलेगा उसमें से, ठीक है। तो ये होगा इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के बाद हम लोग आते हैं उपयोग में, तो इसके उपयोग क्या क्या हैं, तो ये विलायक के रूप में उपयोग होता है, फॉर्मल्डिहाइड फार्मिक अम्ल बनाने में, और एंटी फ्रीजिंग पदार्थ के रूप में रेडिएटर में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, तो अगर ये बताते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ये एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं, मतलब ये आसानी से जमता नहीं है। तो जो ठंडे प्रदेश है वहाँ पे गाड़ियों में गर्मी ठंड के मौसम में जब अक्सर बर्फबारी होती है तो वहाँ पे इनको एंटी फ्रीजिंग के रूप में क्या होता है, रेडिएटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा मेथनॉल हो गया कंप्लीट। मेथनॉल के बाद में, ठीक, मेथनॉल के बाद में हम लोग किस में आते हैं, आपका एथेनॉल में आते हैं, ठीक। एथेनॉल, ठीक, एथिल एल्कोहल या क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। अब इसका सामान्य सूत्र क्या है, C2H5OH। याद रहे ये सब के सब एल्किल ग्रुप के ही हैं। CnH2n+1 यही ग्रुप है। कार्बन की संख्या के आधार पर ही इसको एथेन या मेथेन हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। एक कार्बन होगा तो वो मेथेनॉल हो जाएगा, 2 कार्बन है तो वो क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक। इस सूत्र में अगर एक कार्बन है तो वो मेथेनॉल है, ठीक है, मेथेनॉल बनाएगा। और अगर 2 कार्बन दिख रहा है तो वो क्या बन जाएगा, आपका एथेनॉल बन जाएगा, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है क्योंकि ना कन्फ्यूजन स्वाभाविक है। तो चलिए आइए एथिल एल्कोहल को देखते हैं। तो इसका सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है। इसका IUPAC नाम क्या जाएगा, एथेनॉल। सामान्य रासायनिक सूत्र वही है जो हम लोग पहले देखे थे, इसमें एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक। तो ये सामान्य संरचना सूत्र हो गया। अब इसका प्रचलित नाम, इसके और अन्य क्या नाम मिलते हैं, एक तो आपका एथेनॉल, फिर दूसरा स्पिरिट ऑफ वाइन, और दूसरा क्या जाएगा, अन्न एल्कोहल। अन्न एल्कोहल क्यों, क्योंकि ये चावल वगैरह से भी बनाया जाता है, जो शराब के लिए है, इसको शराब ही समझो, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है वाइन, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं क्या है इसमें। वेदों में उल्लेखित सोमरस नामक पेय पदार्थ प्राचीन काल से पेय में गिना जाता है। इस पेय पदार्थ का मुख्य घटक क्या होता था, एथिल एल्कोहल ही होता था। अब प्रयोगशाला विधि क्या है, देखिए यहाँ भी हम लोग हाईलाइट का यूज कर रहे हैं। पिछले वाले में CH3Cl का इस्तेमाल किए थे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, C2H5Cl। सेम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेंगे तो यहाँ पे ये KCl और ये हमको मिलेगा। पिछले वाले में भी सेम था, जहाँ पे यहाँ पे C2H5 आपको दिख रहा है ना, उसके जगह में हम लोग क्या करेंगे, अगर CH3 कर देंगे तो ये हो जाएगा मेथेनॉल, और ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल। क्लियर है। अब चलिए देखिए, पहले जो हम लोग मेथेनॉल बनाए थे उसमें हम लोग भंजक आसवन, लकड़ी का भंजक आसवन और पायरोलिग्नियस का प्रभाजी आसवन द्वारा शुद्धिकरण किए थे। अब हमको जो एथिल एल्कोहल बनाना है, एथिल एल्कोहल बनेगा किण्वन विधि से। किण्वन क्या होता है, जो बायोलॉजी वाला पार्ट आएगा उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जो एक कोशिकीय बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, वो वायु की अनुपस्थिति में, है ना, देखो भोजन का पाचन होता है, ठीक, पाचन होता है तो पाचन में क्या एंजाइम्स भाग लेते हैं, ठीक, एंजाइम्स भाग लेते हैं, जिसमें जो बड़े कार्बनिक पदार्थ हैं उनको, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, है ना, कौन से जटिल, उनको एंजाइम्स की सहायता से सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है ना। तो जब बड़े जीवों की बात करें तो वो श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन अगर सूक्ष्म जीवों की बात करें तो वो ऑक्सीजन वगैरह ना करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर किसी जटिल कार्बनिक पदार्थों को सड़े सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित करना क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। किण्वन एक शॉर्टकट में लेके चलें तो क्या होगा, जो जटिल पदार्थ हैं, है ना, ये हो जाएगा जटिल कार्बनिक पदार्थों का एंजाइम्स की सहायता से, एंजाइम्स की सहायता से सरल अणुओं में तोड़ते हैं, किसकी अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, किण्वन पढ़ते हैं। इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब बायोलॉजी वाला पार्ट आएगा तो उसमें पाचन वगैरह हमको पढ़ना है तो उसमें हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, जो किण्वन है ना, जटिल कार्बनिक यौगिकों का एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में धीमी प्रक्रिया द्वारा अपघटन किण्वन कहलाता है। एंजाइम प्राप्त करने के लिए यीस्ट और जौ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्या अनाज है, यीस्ट और जौ का उपयोग किया जाता है।
यीस्ट से हमको क्या मिलेगा, इन्वर्टेज, जाइमेज और माल्टेज, याद रखेंगे ना, यीस्ट से, है ना। यीस्ट से हमको 3 तरह के एंजाइम मिलते हैं, कौन कौन से, एक तो आपका इन्वर्टेज है, दूसरा जाइमेज है और तीसरा क्या हो जाएगा, माल्टेज हो जाएगा, ठीक। और अंकुरित जौ, है ना, जौ जो दाना होता है, जौ से प्राप्त कौन सा होता है, डाइस्टेज इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो इन्हीं हमको कहना चाहिए कि एंजाइम्स का इस्तेमाल हम लोग आगे करने वाले हैं। ये पूरा प्रक्रिया का एक कहना चाहिए उपकरणों का व्यवस्था है, ठीक, जो आपको नोट्स में मिल जाएगा डिटेल्ड में। देखिए अब सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग किण्वन के लिए, है ना, एथेनॉल बनाने के लिए एक तो शीरा लेंगे या स्टार्च लेंगे, ठीक। ये दोनों हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, शीरा और स्टार्च। यहाँ पे हम लोग को इस बुक में दिया है जो कि भाई शीरा के इस्तेमाल से दिया हुआ। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, डाइल्यूशन या तनुकरण, ठीक। डाइल्यूट करने का मतलब क्या है कि जो शीरा होता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है, तो इसमें हम लोग कुछ पानी मिलाएंगे, है ना, जल द्वारा ही तनुकरण किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तनुकरण करेंगे। तनुकरण करने के बाद में इसमें जो यीस्ट या एंजाइम हम लोग डालेंगे, एंजाइम का भोजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लवण मिलाते हैं, कौन सा, अमोनियम सल्फेट। ये क्या होता है, यीस्ट या जो एंजाइम हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं उसका भोजन के रूप में ये काम आता है। इसके बाद आगे चलें तो यीस्ट को डालने से पहले उसमें हो सकता है कि उनके अलावा कोई और बैक्टीरिया या वायरस हो, क्योंकि हम लोग उसको खाने पीने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड कुछ मात्रा में डाल करके जो हानिकारक जीवाणु हैं उसको क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, या मारने के लिए हम लोग क्या डालते हैं उसमें, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। फिर आखिरी में यीस्ट मिला करके उसको 25 से 30 डिग्री में, या फिर ये क्या है, ये सरल रूम टेम्परेचर है, क्या है ये, रूम टेम्परेचर, है ना, 27 डिग्री एवरेज होता है जो, तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर में इसको 2 से 3 दिन के लिए रख देंगे, ठीक। फिर इसका अपघटन होगा। ये देख पा रहे हैं, ये शीरा का सामान्य सूत्र है C12H22O11। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, जल मिला के इसको थोड़ा तनुकरण किए थे। फिर जाइमेज इन एंजाइम्स की सहायता से ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा C6H12O6 में। इसके बाद में ये जो C6H12O6 है ना, जिसको शर्करा भी कहते हैं, ये इन्वर्टेज एंजाइम्स के किण्वन द्वारा C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे एथिल अल्कोहल मिलेगा। तो ये एक बेसिक केमिकल रिएक्शन है जिसको हम लोग ध्यान में देते चलेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या किए, बनाने के लिए शीरा लिए, ठीक है। शीरा में थोड़ा सा पानी डाल के उसको डाइल्यूट किए। पानी डालने के बाद उसमें अमोनियम नाइट्रेट बनाए एंजाइम के भोजन के लिए। फिर H2SO4 डाले जीवाणुओं को मारने के लिए। फिर जो एंजाइम थे जाइमेज, इन्वर्टेज या माल्टेज जो भी है, इसको इस्तेमाल कर उसमें डाल करके उसको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देते हैं, है ना। तो ये जो एंजाइम्स है वो एक्टिव होकर इसका अपघटन करने लगते हैं और आखिरी में हमको क्या मिल जाता है, एथिल अल्कोहल हमको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ तक मामला क्लियर है। तो ये क्या हो गया आपका एथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल बनाने का एक कहना चाहिए कि प्रयोगशाला नहीं, औद्योगिक विधि है ना। अब देखिए अलग अलग टाइप के जो पेय पदार्थ हैं, है ना, पेय पदार्थ, सोम रस, शराब जो ही बोलिए, ठीक। तो इसमें बियर, साइडर, शैंपेन, इसमें कितना कितना % अल्कोहल है और किस फल से बनाया जाता है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ब्रांडी, जीन, रम, विस्की, ठीक है। तो सबके अलग अलग के लिए यहाँ पर दिया हुआ, अंगूर, मक्का, शीरा, जौ, क्लियर है। तो शीरा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उससे क्या बनता है, रम, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है, तो इसको एक दो एग्जांपल भी लिख के चलेंगे तो ये मोर देन सफिशिएंट आपका हो जाएगा। चलिए आगे बात करें तो एथिल अल्कोहल के जो भौतिक गुण हैं, भौतिक गुण में हम लोग क्या देखेंगे, इसका रंग व गंध रंगहीन रहता है, तीखी मीठी गंध वाला द्रव होता है, क्लियर है। प्रकृति उदासीन द्रव है, लिटमस के प्रति उदासीन होता है। ज्वलनशील, तो अल्कोहल तो सभी ज्वलनशील होते ही होते हैं, ठीक है। एक क्वथनांक और हिमांक दिया हुआ, ये ज़्यादा ही फैक्चुअल होता है, इसको याद करते बने तो याद कर सकते हैं, ठीक। और सबके सब जितने भी हैं, जितने भी अल्कोहल हैं सबके सब एक उत्तम विलायक होते हैं। तो क्या जाएगा, जल तथा अधिकांश कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है, क्लियर है। तो ये भौतिक गुण कुछ 5 दिए हुए हैं, इसमें से कुछ 3-4 भी अगर याद रहे तो बाकी अपने से इसमें बनाया जा सकता है। तो इसमें सिर्फ एक चौथा पॉइंट है ना, क्वथनांक हिमांक वाला, वो बस थोड़ा सा टिपिकल है, बाकी तो फिर ईजी है। चलिए अब मेथनॉल की तरह इसको भी क्या सोडियम से क्रिया कराएंगे।
तो क्या मिलेगा, सोडियम एथा ऑक्साइड मिलेगा, उसमें सोडियम मेथा ऑक्साइड मिला था, इसमें एथा ऑक्साइड मिलेगा, उसमें मेथा ऑक्साइड मिलेगा। क्लियर है। उसके बाद में ये आपका एथिल एल्कोहल से क्रिया करेंगे हाइड्रोजन की उपस्थिति में, तो ये एथिल एसीटेट बना रहा है। कार्बनिक रासायनिक गुण जो है थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें केमिकल इक्वेशन दिए हैं और कॉमन भी नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो इसमें अगर जानकारी रखना चाहें, है ना, अगर याद करना चाहें तो एक आप सोडियम से याद कर सकते हैं कि सोडियम एथा ऑक्साइड, क्योंकि ये एथेनॉल में भी और मेथेनॉल में दोनों में कॉमन है। ठीक है। उसके बाद में एक अमोनिया याद रख सकते हैं, ठीक है, जो ये एथिल एमीन बनाएगा फिर। ठीक। अब उसके बाद फिर एक और यहाँ पे एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने से एसिटिक एसिड बन जाता है, ये भी इसको याद किया जा सकता है। तो ये तीन मेरे हिसाब से इजी भी हैं और काफ़ी हैं। ठीक है। तो एथिल अल्कोहल के उपयोग की तरफ आते हैं, है ना। एथिल अल्कोहल का उपयोग क्या क्या है, तो सबसे पहले तो पेय पदार्थ के रूप में है, विलायक के रूप में है, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। ये दोनों चीज़ तो कॉमन है, जो पिछले वाले हम लोग मेथेनॉल में भी देखे थे इसको। ठीक। ये मेथेनॉल में भी कॉमन था, तो एथेनॉल में भी कॉमन हो जाएगा, विलायक और कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। उसके बाद जो संश्लेषित पदार्थ जैसे क्या, रबर, पेंट, वार्निश, परफ्यूम आदि के निर्माण में क्या होता है, ये काम आता है। साथ ही साथ ज्वलनशील होने की वजह से स्पिरिट लैंप में, पारदर्शी साबुन बनाने में तथा पावर एल्कोहल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पर अलग से एक बॉक्स बना करके शराब पीने का क्या क्या नुकसान होता है भाई वो दिया हुआ है, हालांकि जानते सब हैं, पीते सभी हैं। ठीक। तो क्या क्या है उसका नुकसान है। अधिक मात्रा में सेवन करने से आप भली भांति परिचित हैं, अगर परिचित नहीं होंगे तो देखो भाई दिमाग खराब हो जाता है इसमें, है ना। ये लिखा हुआ मस्तिष्क का कुछ भाग बहुत बुरा प्रभाव पड़ जाता है, आदमी पागल वागल हो जाता है। और लीवर जो डैमेज होता है वो तो अलग है। ठीक। लीवर, किडनी, ठीक, उस पर असर पड़ता है। और 2-3 परिशुद्ध एल्कोहल का क्या क्या काम आता है, देखो 100% प्योर एथेनॉल है। ठीक। यहाँ पे परिशोधित स्पिरिट दिया हुआ है। अब पावर एल्कोहल में इसमें दहन इंजन में ऊर्जा उत्पन्न के लिए आदि के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये भी उपयोग में इसको ऐड किया जा सकता है। ठीक। तो यहाँ पे हमारा एथेनॉल और मेथेनॉल दोनों खत्म हो गया। अब आखिरी जो हमको देखना है वो क्या है, एथेनोइक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। ठीक। एसिटिक अम्ल के लिए यहाँ पे R के साथ में COOH ग्रुप इसमें जुड़ जाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसको क्या बोलते हैं, और कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं ऐसे कार्बन यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह, देखो ये COOH, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना। क्रियात्मक समूह का नाम है, कौन सा नाम, क्या नाम है इसका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को कार्बोक्सिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित करने पर कार्बनिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है। ये एक फॉर्मल इक्वेशन उसका दिया हुआ है। चलिए आगे चलें। तो जो एल्केन था, एल्केन हम लोग पढ़े थे क्या, CnH2n+1, ये एल्केन ग्रुप है। मेथेन, एथेन, ठीक, मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ठीक, ये जो फार्मिक अम्ल है इसका ये सबका फॉर्मूला, बेसिक फार्मूला जो है वो आपको दिया हुआ है। अब चलिए, अब एसिटिक अम्ल बनाने के लिए उसमें याद कीजिए, अगर याद होगा तो CH3 ब्रोमीन या क्लोरीन या आयोडीन को लेके चल रहे थे। अब यहाँ पर क्या होगा, सीधे सीधे उन्हीं को जो अभी हम लोग बनाए थे C2H5OH एथेनॉल या शराब जिसको बोलते हैं, उसका ऑक्सीकरण कर करके सीधे हम लोग क्या बना लेंगे, CH3COOH H2O, है ना। अब ये प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला में अगर थोड़ी मात्रा में बनाना हो तो, लेकिन इसका औद्योगिक उत्पादन के लिए जो विधि इस्तेमाल की जाती है उसको कहते हैं शीघ्र सिरका विधि। इसमें भी याद रखेंगे कि जो लकड़ी के जो बुरादे होते हैं, है ना, वो बोलना चाहिए, लकड़ी जैसे आप देखोगे जब लकड़ी काटा जाता है तो उसमें से कुछ भूसे जैसा सामान, वो लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा निकलता है, उसका हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। एथिल एल्कोहल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक, देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। इससे पहले जो हम लोग एथेनॉल या शराब बनाए थे वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन विधि द्वारा बनाए थे। ठीक, किण्वन विधि द्वारा बनाए थे। तो इसमें क्या हो रहा है, शीघ्र सिरका विधि में एथिल एल्कोहल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में एसिटोबैक्टर या माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया द्वारा किण्वन कराने पर तनु एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक, वहां पे वायु की अनुपस्थिति में किण्वन हुआ था, यहाँ पे वायु की उपस्थिति में किण्वन होगा। ठीक है, सिरका प्राप्त होता है। ये कुछ इसका दिया हुआ है कि कैसे बनाना है, क्या करना है। आगे चलें तो ये केमिकल रिएक्शन हमको यहाँ पे मिल जाएगा।
चलिए इस विधि में ना, इस विधि द्वारा सिरका बनाने के लिए एक ऐसा पात्र लेते हैं जिसमें नीचे वायु प्रवाह के लिए छिद्र बना हो। इसमें पुराने सिरके से भीगे हुए लकड़ी का छिलन है ना, छिलका भरकर थोड़ा अमोनियम सल्फेट मिलाकर उस ऊपर से एथिल एल्कोहल का 10% विलयन धीरे धीरे डालते हैं। पात्र के निचले भाग से एकत्र द्रव तनु एसिटिक अम्ल होता है। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले जो लकड़ी का छिलका है जिसको किसमें भीगा होना चाहिए, सिरका में, ठीक, सिरका से भीगा हुआ एक लकड़ी चाहिए। उस लकड़ी को हम लोग उसमें थोड़ा सा अमोनियम सल्फेट मिलाएंगे, ठीक, अमोनियम सल्फेट मिक्स कर देंगे, अमोनियम सल्फेट मिक्स कर दिए। अमोनियम सल्फेट मिक्स करने के बाद में उसके ऊपर से एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल, एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH धीरे धीरे डालते जाएंगे। तो नीचे गिरने के बाद में यहाँ पर देखिए है ना, डायग्राम में देखेंगे, ठीक, जैसे ये लकड़ी का छिलन है, काला काला जो दिख रहा है, ये जो काला काला पार्ट है ये लकड़ी का छिलन है, इसको पुराने सिरका में डुबाया गया था। डुबाने के बाद इसमें अमोनियम सल्फेट डाले, अमोनियम सल्फेट डालने के बाद में यहाँ से आपका C2H5OH डालेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे नीचे में जो इकट्ठा होगा, ठीक, नीचे में जो इकट्ठा होगा वो क्या हो जाएगा, सिरका हो जाएगा। क्लियर है, मतलब सॉरी एसिटिक अम्ल मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो चलिए अब एसिटिक अम्ल के भौतिक गुण के बारे में बात करें तो गंध, तीक्ष्ण गंध, एल्कोहलिक गंध आएगी। विलेयता, सब जल में विलेय है। क्वथनांक सबका अलग अलग दिया हुआ है, ठीक। ये अम्लीय द्रव्य है, इसको नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये एक्चुअली में रासायनिक गुण होना चाहिए था लिटमस पेपर, ठीक है। 16.5 डिग्री पर ये जम जाता है। जमे हुए एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। जमे हुए एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो ये 5 मोर देन काफ़ी है। बाकी 3 का जो गाना है वो पुराना वाला ही है कि गंध, विलेयता बता देंगे तो ये पुराना वाला जैसे ही सेम टू सेम हो जाएगा। अब रासायनिक गुण में आए तो सबसे पहला है क्या, फिर से यहाँ भी सोडियम की क्रिया करवा लेंगे जो पिछले बार हम लोग किए थे। ये सोडियम वाला तीनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। उसमें सबसे पहले में सोडियम मेथा ऑक्साइड बना था, सेकंड नंबर में सोडियम एथा ऑक्साइड बना था। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। तो ये बस नाम का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। धातुओं के साथ क्रिया में रासायनिक गुण में हम लोग इसको बताते हुए चल सकते हैं। यहाँ तक मामला क्लियर है। इसके बाद चलें तो एल्कोहल, एल्कोहल के साथ में अगर क्रिया कराएंगे तो ये एस्टर देता है, ठीक, इसको रटना तो पड़ेगा ही, ठीक। फिर ये सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम वाला अच्छा है, जो तीनों में कॉमन है तो दिक्कत नहीं होता है ना, ठीक। फिर एक कम से कम एक तो कॉमन हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे तो ये शायद साबुन का सूत्र होता है CH3COONA, ठीक। तो ठीक है, ये कुछ 4 दिए हुए हैं, इसमें से नोट्स में आपको सब मिल जाएगा। तो जो बेहतर लगेगा उसको आप देख सकते हैं। आगे चलेंगे तो एसिटिक अम्ल के उपयोग, ठीक। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग होगा, अचार चटनी में डालने के लिए काम आता है, ठीक। एसिटिक अम्ल का उपयोग एस्टर बनाने में, संश्लेषित रेशों का निर्माण करने में इसका उपयोग, ये एक कॉमन है सेकंड नंबर का, कौन सा, अचार चटनी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये कंप्लीट हो गया है। कौन कौन सा मेथेनॉल, एथेनॉल और एसिटिक अम्ल बनाने की विधियाँ हम लोग देख चुके हैं। अब आगे जो हमको जो पार्ट बचा हुआ है वो कौन सा, साबुन, ठीक, साबुन बचा हुआ है। उसके बाद बहुलक, ठीक है। तो इसको हम लोग एक अलग से डिटेल्ड में है ना एक दूसरे वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सब करने से ये हौच पौच हो सकता है ना। तो अगर ये वीडियो कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपको इस चैप्टर से संबंधित जितने भी नोट्स हैं, क्वेश्चन आंसर, बुकलेट, सारा कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।